बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बशीर अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड एक्विलिब्रियम उसका आखिरी टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है एक्विलिब्रियम। बहुत ही आसान है, इजी सा टॉपिक है, सारा थ्योरी वाला है, इसमें मैथमेटिकल चीज़ें नहीं हैं, लेकिन समझना ज़रूरी है क्योंकि इसमें से MCQs आ सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपने इसको ज़रूर अच्छे तरीके से कवर करना है। आखिरी टॉपिक है हमारा, तो शुरू करते हैं जी। एक्विलिब्रियम। अच्छा, एक्विलिब्रियम का सबसे पहले तो आप उर्दू में मतलब समझें कि इसको कहते क्या हैं। अगर कोई चीज़ तवाज़ुन की हालत में हो ना, अगर कोई चीज़ रेस्ट की हालत में हो, तवाज़ुन में हो, ठीक है, बेशक वो मूव भी कर रही है लेकिन वो सुकून की हालत में हो। अभी हम इसको डिस्कस भी करेंगे इसकी टाइप्स के अंदर। फ़िलहाल के लिए आप ये समझें, एक्विलिब्रियम उसको कहते हैं जो चीज़ तवाज़ुन में हो। इसको थोड़ा सा और आसान कर लें तो सुकून की हालत। अब देखें ना, आप सुकून में कब होते हैं? जब आप एक चेयर पे बैठे हैं और आराम से बैठे हैं तो आप कहेंगे कि मैं सुकून की हालत में हूँ। इसका मतलब आप एक्विलिब्रियम की कंडीशन में हैं। एक बुक है, टेबल के ऊपर पड़ी हुई है, रेस्ट में है, सुकून में है, उसको कोई छेड़ नहीं रहा, उसको कोई धक्का नहीं दे रहा, फोर्स नहीं लगा रहा, तो वो रेस्ट की हालत में है, सुकून की हालत में है। तो जब कोई चीज़ सुकून की हालत में हो तो उसको एक्विलिब्रियम कहते हैं। तो इसकी ज़रा डेफिनेशन देखें जी। उर्दू में मतलब आपने नोट कर लिया इसका, तवाज़ुन या सुकून की हालत। ए बॉडी सेड टू बी इन एक्विलिब्रियम, एक बॉडी एक्विलिब्रियम की हालत में होगा कब? इफ़ इट इज़ एट रेस्ट, अगर वो किस कंडीशन में हो? रेस्ट की हालत में हो। अगर वो किस कंडीशन में हो? रेस्ट की हालत में हो। आर मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो। अंडर द एक्शन ऑफ नंबर ऑफ फोर्सेस, अंडर द एक्शन ऑफ नंबर ऑफ फोर्सेस। अब आप इसमें टाइप्स में चल के डिस्कस करता हूँ आगे कि अगर कोई चीज़ रेस्ट पे है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके ऊपर कोई फोर्स ही एक्ट नहीं कर रही। बेटा सुने, मैं अभी बताऊँगा भी कि अगर कोई चीज़ रेस्ट में हो ना, वो फिर भी एक्विलिब्रियम में है तो है, लेकिन उस पर उस वक़्त भी फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं। बात समझ रहे हैं? तो डेफिनेशन आपने क्या नोट करनी है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में हो या वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो। जब वो रेस्ट पे होगा और यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होगा तो उसके ऊपर अंडर द एक्शन ऑफ नंबर ऑफ फोर्सेस, एक से ज़्यादा फोर्सेस उस पर एक्ट कर रही हैं। कब? जब वो रेस्ट में है या वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है। ठीक है, अगर वो रेस्ट में और यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है, उस पर एक से ज़्यादा फोर्सेस भी एक्ट कर रही हैं, उसके बावजूद वो तवाज़ुन की हालत में है, सुकून की हालत में है, तो इसको एक्विलिब्रियम कहते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो एक्विलिब्रियम में हों उनकी स्टडी को स्टैटिक्स कहते हैं। द ऑब्जेक्ट्स विच इन एक्विलिब्रियम, द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच इज़ इन एक्विलिब्रियम इज़ कॉल्ड स्टैटिक्स। मैंने क्या लफ्ज़ बोला है, ये नोट कर लें आप, स्टैटिक्स। तो ये नोट कर लीजिएगा, ऐसे ऑब्जेक्ट जो एक्विलिब्रियम में हों उनकी स्टडी को क्या कहते हैं? स्टैटिक्स। ठीक है बेटा, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं जी इसकी टाइप्स के ऊपर। तो बेटा टाइप्स ऑफ एक्विलिब्रियम, दो टाइप्स हैं, स्टैटिक एक्विलिब्रियम और डायनामिक। इन दोनों की डेफिनेशन एक जैसी है, बस थोड़ा सा फ़र्क है, तो मैंने कॉमन ही लिख दिया, ज़रा आप तवज्जो करें। ये जो पहले डेफिनेशन मैंने लिखी है ये स्टैटिक एक्विलिब्रियम की है। स्टैटिक को उर्दू में कहते हैं रेस्ट। बात समझ रहे हैं ना? स्टैटिक का मसलन एक दूसरा मतलब तो होगा रेस्ट। इसको उर्दू में क्या कहेंगे कि जो चीज़ हरकत ना करे। सही है, उर्दू में कहेंगे जो चीज़ हरकत ना करे। तो इफ व्हेन अ बॉडी इज एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेस एक्टिंग टुगेदर, अगर कोई बॉडी रेस्ट में हो, अगर कोई बॉडी रेस्ट में हो अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेस, सेवरल कहते हैं एक से ज़्यादा, बहुत सारी, अगर वो रेस्ट में है तो उस पर एक से ज़्यादा फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक्टिंग टुगेदर, इकट्ठी। सही है, मिसाल ले लेते हैं, ये इसकी एग्जांपल में आएगा। ये आपके पास एक टेबल है, इस टेबल के ऊपर बेटा एक बुक पड़ी हुई है। ये एक बुक है आपके पास ना, एक बुक पड़ी है टेबल के ऊपर। अब आप मुझे बताएं, ये टेबल है और उस टेबल के ऊपर एक बुक पड़ी हुई है। अब बुक रेस्ट में है तो हम क्या कहेंगे
कि ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। बात समझ रहे हैं? असल में ये जो डेफिनेशन है ना, ये स्टैटिक और डायनामिक इक्विलिब्रियम का ही कॉम्बिनेशन है। इसकी दो टाइप्स है ना, स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक। तो ये डेफिनेशन मैंने पहले स्टैटिक इक्विलिब्रियम की लिखवाई है। अगर एक टेबल के ऊपर एक बुक पड़ी है तो बेटा उसके ऊपर एक वेट की फोर्स भी एक्ट कर रही है, जिसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। F इजिकल टू डब्ल्यू और W इजिकल टू एम जी भी इसको कह सकते हैं ना, आपने पढ़ा होगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी। F इजिकल टू डब्ल्यू और W इजिकल टू एम जी। M इज़ अ मैस, इस बुक का मैस। G क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8 जिसको हम पढ़ते हैं। अच्छा, एक तो ये ग्रेविटी की फोर्स इसको नीचे खींच रही है, एक टेबल भी बुक के ऊपर फोर्स लगाता है जिसको नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स कहते हैं। अब वो ऊपर को है। अब देखें ना, ये अपवर्ड, एक अपवर्ड फोर्स है, एक डाउनवर्ड। अब ज़रा दोबारा पढ़ें। व्हेन द बॉडी इज़ एट रेस्ट, अगर एक बॉडी रेस्ट की हालत में हो, अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेस। अब ये देखें, सेवरल फोर्सेस ये हैं, एक ऊपर को लग रही है, एक नीचे को। ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स है जो टेबल बुक पे लगाता है। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी ना, ठीक है। तो इस वजह से अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेस एक्टिंग टुगेदर, ये दोनों फोर्सेस इकट्ठी ही एक्ट कर रही हैं, ठीक है। यानी कि अगर ये एक्शन है तो ये रिएक्शन है। अगर बुक यानी कि टेबल के ऊपर फोर्स लगा रही है तो टेबल भी बुक के ऊपर लगा रहा है। याद रखेंगे, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स नेवर एक्ट ऑन द सेम बॉडी। एक्शन और रिएक्शन एक ही बॉडी पे कभी एक्ट नहीं करता, ये दो अलग अलग हैं। यानी कि अगर बुक इस पर एक्शन कर रही है तो टेबल उस पर रिएक्शन कर रहा है। तो बहरहाल ये इसकी एक एग्जाम्पल सिंपल सी है और ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन है। बेटा आप इसको नोट कर लें। अब आगे चलते हैं जी, डायनामिक इक्विलिब्रियम। बस इधर आपने एक लफ्ज़ का चेंज करना है। व्हेन अ बॉडी इज एट रेस्ट है ना, रेस्ट को आपने मिटा देना है, तो आपने इधर लिख देना है व्हेन अ बॉडी इज मूविंग, व्हेन अ बॉडी इज मूविंग एट यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर वो रेस्ट की हालत में है तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, और अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। अब आप देखें जरा, ये अब किसकी डेफिनेशन बन गई? डायनामिक इक्विलिब्रियम। सारी डेफिनेशन वही है, बस रेस्ट की जगह पे आपने क्या लिख देना है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म कहते हैं एक जैसी। अगर एक बॉडी, इसको अब एग्जाम्पल को मिटा देता हूँ, ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम की एग्जाम्पल थी। अच्छा, अब ज़रा गौर करें नेक्स्ट। व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर एक बॉडी एक जैसी वेलोसिटी के साथ मूव करता जा रहा है, फिर वही बात, अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेस एक्टिंग टुगेदर, उस पर एक से ज़्यादा फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो बेटा ज़रा गौर करें, अभी तक हमने क्या पढ़ा है? अभी तक हमने इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन पढ़ी है और उसकी दो टाइप्स हैं इक्विलिब्रियम की, स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम। अभी मैंने स्टैटिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन और एग्जाम्पल बताई। इक्विलिब्रियम की दो टाइप्स हैं, स्टैटिक और डायनामिक। आगे चलते हैं, फिर डायनामिक इक्विलिब्रियम की भी आगे दो टाइप्स हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब दोबारा ज़रा याद कर लें, इक्विलिब्रियम की कितनी टाइप्स? दो, स्टैटिक और डायनामिक। तो टाइप्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अब इसको फर्दर दो हिस्सों में क्लासीफाई किया गया है। ज़रा गौर करें, ये मैंने ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन लिखी है। व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी, ये मेन लफ्ज़ है। आपने गौर किया है कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम में, डायनामिक इक्विलिब्रियम में, और ये जब इसकी आगे दो टाइप्स हमने की, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ये आखिर वाली लाइन सब में आ रही है। यानी कि अगर आप एक डेफिनेशन याद कर लेना तो सब में चार खुद ब खुद ही हो गई हैं। सिर्फ एक एक लफ्ज़ का चेंज है, आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, ठीक है। तो व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी, अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म, पहले हमने कहा था यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अब इसको दो हिस्सों में तकसीम किया है। अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी लीनियर है तो वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है, अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेस एक्टिंग टुगेदर, जब उस पर एक से ज़्यादा फोर्सेस इकट्ठी ही अमल कर रही हों। मिसाल के तौर पर ये पैराट्रूपर जो ऊपर से नीचे आते हैं, ये जो आसमानों से छलांग लगाते हैं हवाई जहाज़ से, वो पैराशूट ओपन कर लेते हैं, उनको पैराट्रूपर कहते हैं। जब वो पैराट्रूपर ऊपर से नीचे आ रहे हैं
तो जिस वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहे हैं ना, वो होती है यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी। तो इसकी एग्जांपल में क्या आएगा, मोशन ऑफ पैराट्रूपर। इसकी एग्जांपल में हम क्या लिखेंगे, मोशन ऑफ पैराट्रूपर। ठीक है, तो वो जो ऊपर से नीचे आते हैं, आपकी बुक में वो डायग्राम भी बनी हुई है, आप देख भी सकते हैं। तो बहरहाल जी, अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो डायनामिक इक्विलिब्रियम है, अगर वो यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी है तो वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है। इसको डायनामिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसकी एग्जांपल मैंने बता दी आपको। अब आगे चलते हैं जी रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे। सिर्फ एक लफ्ज़ का चेंज है, सिर्फ लीनियर की जगह पे ना बेटा, लीनियर की जगह पे आ जाएगा एंगुलर। लीनियर की जगह पे क्या आ जाएगा, एंगुलर। तवज्जो कीजिएगा, सिर्फ लीनियर की जगह पे आपने क्या लगा देना है, एंगुलर। ठीक है, तो अब एंगुलर कहते हैं एक जो बॉडी सर्कल में मूव कर रही हो, व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। आगे सारी बात वही है। मिसाल के तौर पर ये एक सीडी है, सीडी, ये आपने देखा होगा ना, सीडी रूम, जिसके अंदर हम वो डिस्क सी डालते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क इसको कहते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी। अब बेटा ज़रा गौर करें, अगर वो सीडी मूव कर रही है ना यूँ, तो मुझे बताएं कि वो सीडी किस तरह मूव कर रही होती है, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, एक जैसी एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रही होती है। तो उस वक्त जो सीडी किस हालत में होगी, वो सीडी डायनामिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम की हालत में होगी। डायनामिक रोटेशन, मूव भी कर रही है लेकिन उसकी वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म है, लेकिन वो रोटेशनल है। तो ये सीडी की मोशन को डायनामिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो बेटा ज़रा देखें इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन, उसकी आगे दो टाइप्स, स्टैटिक डायनामिक, डायनामिक की आगे दो टाइप्स, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल। डेफिनेशन तकरीबन एक जैसी हैं सारी, बस एक एक लफ्ज़ का चेंज है। आप एक अच्छे तरीके से याद कर लें, उसमें थोड़ा थोड़ा सा चेंज करते जाएं, बाकी सारी याद हो जाएंगी। तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लें प्लीज़। तो जी बेटा, अभी हमने इक्विलिब्रियम और उसकी दो टाइप्स पढ़ी, फिर उसको डायनामिक की फर्दर दो टाइप्स पढ़ी। अब हम कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं। तो देयर आर टू कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का दूसरा नाम आप बेटे नोट कर लें। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस भी कहते हैं। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। अब इसकी डेफिनेशन मैंने बड़ी एक अच्छी सी लिखी है, आपकी बुक में अगर कोई मिस्टेक है तो आपने उसको नोट कर लेना है। आप लोग ज़रा नोट करें। अब फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसलिए हम लिखेंगे द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, नहीं नेट फोर्सेस। ये ज़रा गौर कीजिएगा, कुछ बातें हैं। एक आना है वेक्टर सम ऑफ ऑल द नेट फोर्सेस। अब मैं समझाता हूँ नेट का मतलब क्या है। ये फोर्सेस नहीं लिखना, फिर गलत हो जाना है। द वेक्टर सम ऑफ ऑल द नेट फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी मस्ट बी अ जीरो, नहीं नल वेक्टर। अब ये कुछ बुक में ना मिस्टेक्स हैं, आप लोगों ने नोट कर लेनी है। इधर फोर्सेस नहीं आना, नेट फोर्सेस आना है। इधर जीरो नहीं आना, नल वेक्टर आना है, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके इक्वल भी वेक्टर ही है। नो डाउट कि उस नल वेक्टर की, आपको याद होगा ना, नल वेक्टर को जीरो वेक्टर भी कहते हैं। नल वेक्टर का दूसरा नाम क्या है, जीरो वेक्टर। और उस जीरो वेक्टर की मैग्नीट्यूड जीरो है, ये मानते हैं। ठीक है, अब इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे ज़रा आप लोग तवज्जो करें। इसकी हम इक्वेशन लिखेंगे सिग्मा, ये साइन सिग्मा का है। ये इधर से मुझे एक बात भी याद आ गई, आप लोग नोट कर लें। ये सिग्मा के साइन हम पढ़ते हैं ना, एक ये साइन भी हम पढ़ते हैं, एक ये साइन भी पढ़ते हैं। ये भी सिग्मा का साइन है, ये भी। इसको कैपिटल सिग्मा कहते हैं। दिस इज कॉल्ड कैपिटल सिग्मा, सिग्मा। और ये स्मॉल सिग्मा है। ये अक्सर एक मैथमेटिक्स में चीज़ों को जमा करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये आमतौर पर किसी फिजिकल क्वांटिटीज़ को आगे हम सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे भी, उसमें यूज़ होगा। ठीक है, किसी चीज़ की डेंसिटी की रेशो लेनी हो हमने, तो बहरहाल ये मालूमात मैंने बताई है, आप लोग इसको नोट कर लें। तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बेटा हम पढ़ रहे थे सिग्मा। हम क्या लिखेंगे, सिग्मा एफ, एफ एक फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, एफ के साथ लिखेंगे नेट इज इक्वल टू जीरो, नहीं इसके ऊपर एरो भी आएगा,
ये है इसकी इक्वेशन बेटा, नोट कीजिएगा। सिग्मा एफ नेट इज इक्वल टू नल वेक्टर, ये जामिया इसकी इक्वेशन है। सिग्मा एफ नेट इज इक्वल टू नल वेक्टर, ठीक है। क्योंकि अगर हम इधर जीरो लिखते हैं तो गलत होता है, क्यों? क्योंकि ये वेक्टर है और फिर जीरो स्केलर है, तो वेक्टर और स्केलर तो इक्वल होते ही नहीं, ठीक है। अच्छा, इन केसेस ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस, अब ये कोप्लेनर फोर्सेस क्या है, इसके लिए मैंने डेफिनेशन ना, कोप्लेनर, कोलीनियर, कॉन्करेंट फोर्सेस, इसके लिए बेटा अगर आप प्ले लिस्ट में जाके देखेंगे ना फर्स्ट ईयर की, तो मैंने छोटी छोटी 5-7 डेफिनेशन उसके लिए एक अलग लेक्चर बनाया हुआ, आप लोग उसको लाजमी जाके देखिएगा। मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग ज़रा तवज्जो कीजिएगा। अगर ये कोप्लेनर फोर्सेस हों तो क्या होगा, हम लिखेंगे सिग्मा एफ वेक्टर है, एफ के साथ लिखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू नल वेक्टर, और फिर हम लिखेंगे सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू नल वेक्टर, ठीक है। सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू नल वेक्टर। अब ये जाहिर बात है नेट ज़रूर आएगा, एफ एक्स यानी कि इधर छोटा सा लिख लें, मैं रेड से लिख देता हूँ, नेट भी आपने लिख लें, नेट फोर्स का तो ज़रूर है ना, सिग्मा एफ नेट और साथ में लिख देना एक्स, सिग्मा एफ नेट इंटू वाई इज इक्वल टू नल वेक्टर। तो नेट फोर्स ज़रूर आपने याद रखना। अब ये नेट फोर्स का मतलब क्या मैं समझाता हूँ, पहले आप इसको नोट कर लें। तो जब ये जनरल इक्वेशन होगी तो ये होगा, अगर कोप्लेनर की बात करेंगे हम तो एफ एक्स और एफ वाई, उसको हम एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट में डिवाइड कर देंगे। नीचे थ्योरी की कुछ लाइनें हैं बेटा, वो सिंपल सी हैं। अगर फोर्सेस है ना, अगर एक फोर्सेस राइट वर्ड लग रही है तो राइट वर्ड फोर्सेस को मैं पॉजिटिव लूँगा और लेफ्ट वाली फोर्सेस को मैं नेगेटिव लूँगा। और अगर एक फोर्स अपवर्ड है, अपवर्ड वाली फोर्स को पॉजिटिव लेंगे और डाउन वाली फोर्स को, जो डाउनवर्ड नीचे लग रही है, उसको नेगेटिव लेंगे। तो ये आप लोग नोट कर लें जी, राइट वाली फोर्स को पॉजिटिव, लेफ्ट वाली को नेगेटिव, अपवर्ड वाली को पॉजिटिव, डाउनवर्ड वाली को नेगेटिव। अब ये कोप्लेनर क्या है, ऐसी फोर्सेस, द फोर्सेस विच लाई इन अ कॉमन प्लेन, को का मतलब होता है सेम, ऐसी फोर्सेस जो एक ही प्लेन के अंदर लाई कर रही हो उनको कोप्लेनर कहते हैं। ये थ्योरी की लाइन आप लोग आसान ही है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ कि नेट फोर्स का मतलब क्या है, ज़रा गौर करें। वही वाली बात जो बुक वाली हमने की थी कि ज़रा गौर करें। अगर एक गाड़ी है, ये कार है मेरे पास, ठीक है, ये एक गाड़ी है मेरे पास, ठीक है बेटा। अब इसके ऊपर एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है एफ जी, अगर ये गाड़ी रेस्ट में है, एक उसके ऊपर फोर्स कर रही है एफ एन, नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स। तो मुझे बताएं, अब ये गाड़ी रेस्ट की हालत में है, रुकी हुई है, तो उस वक्त भी इसके ऊपर एक फोर्स नहीं है, एक से ज़्यादा है, तो इसको हम कहेंगे एफ नेट, यानी कि अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, ठीक है। या इसको माइनस कर दे, मैंने अभी कहा ना अपवर्ड वाली को क्या लेना आपने, तो इसको हम लिखेंगे एफ नेट इज इक्वल टू, अपवर्ड वाली को पॉजिटिव लेना है ना, तो एफ एन माइनस नीचे वाली को नेगेटिव एफ जी। तो ये दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन ऑपोजिट है। अगर मैं मैग्नीट्यूड के लिहाज से सिर्फ बात करूं तो एफ एन माइनस एफ जी, इनकी मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो ये कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है ना, ये कैंसिल हो जाएंगी, तो आंसर आएगा 0। अब ये नल वेक्टर आ जाएगा, वेक्टर फॉर्म में बात करेंगे। तो अभी हमने देखा कि फोर्स नहीं है, ये नेट फोर्स है, बात समझ रहे हैं। तो इसको जरा गौर कर लीजिएगा, अपवर्ड वाली फोर्स को पॉजिटिव, डाउन वाली को नेगेटिव। तो नेट फोर्स किसके इक्वल आ गई, नल वेक्टर। नल वेक्टर की मैग्नीट्यूड 0 होती है, इसकी डायरेक्शन आर्बिट्रेरी होती है, आज़ादाना। अच्छा, अगर गाड़ी रेस्ट में है तो दो फोर्सेस लग रही हैं, अगर ये गाड़ी मूव कर रही है तो फिर क्या होगा, फिर ये ऊपर और नीचे वाली फोर्स लगनी है। अगर ये मूव कर रही है ना तो आगे को लगेगी इंजन की फोर्स, इंजन फोर्स गाड़ी को आगे खींचेगी और फ्रिक्शनल फोर्स इसको पीछे की तरफ खींचेगी। तो वो आपने गौर किया कि अगर वो गाड़ी मूव कर रही है, मोशन की हालत में है, तो उस वक्त भी उसके ऊपर फोर्सेस लग रही हैं, तो वो फोर्स नहीं है, वो नेट फोर्स इज इक्वल टू 0 है। यानी कि अप वाली नीचे, ऊपर वाली नीचे वाली को कैंसिल कर देगी और आगे वाली पीछे वाली को। जब नेट फोर्सेस 0 के इक्वल आ जाएंगी, यानी कि नल वेक्टर के इक्वल आ जाएंगी, तो गाड़ी अपनी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करती जाएगी।
ठीक है, तो बेटा ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ एक्विलिब्रियम है, इसको ज़रा आप नोट कीजिएगा। तो जी बेटा फर्स्ट कंडीशन ऑफ एक्विलिब्रियम अभी हमने पढ़ी, तो सेकंड कंडीशन ऑफ एक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, बस थोड़ा सा चेंज है उसमें। तो सेकंड कंडीशन ऑफ एक्विलिब्रियम का दूसरा नाम क्या है? एक्विलिब्रियम ऑफ टॉर्क। तो फर्स्ट कंडीशन का नाम क्या था? एक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। तो सेकंड कंडीशन का दूसरा नाम क्या है? एक्विलिब्रियम ऑफ टॉर्क। इससे पता ये चला कि फर्स्ट कंडीशन फोर्सेस के मुतालिक है और सेकंड कंडीशन टॉर्क के मुतालिक है। नो डाउट कि टॉर्क भी एक फोर्स ही है, लेकिन मैंने इसका कॉन्सेप्ट आपको लास्ट लेक्चर में बताया भी हुआ है। टॉर्क का एक अलग लेक्चर है, उसको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। द वेक्टर सम ऑफ ऑल द नेट टॉर्क, टॉर्क नहीं लिखना, द वेक्टर सम ऑफ, क्योंकि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसीलिए वेक्टर सम। द वेक्टर सम ऑफ ऑल द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस मस्ट बी अ नल वेक्टर। ये इसकी इक्वेशन है बेटा, सिग्मा टॉ नेट इज इक्वल टू नल वेक्टर। एरो जरूर डालना है क्योंकि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। पता ये चला कि किसी भी बॉडी पर जितने भी टॉर्क एक्ट कर रहे हैं उन सब का सम किसके इक्वल होता है? नल वेक्टर के, और उस नल वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या है? 0। बेटा ये याद रखिएगा कि क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल होता है किसके? एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के। अक्सर एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल इससे सॉल्व होते हैं, ठीक है। और टॉर्क की इक्वेशन होती है ना F मल्टीप्लाई बाय L या RF जिसको हम पढ़ते हैं। तो क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, ये दोनों बराबर होते हैं। अगर इनको दोनों को जमा करें तो नेट टॉर्क नेट नल वेक्टर के इक्वल ही आएगा। अच्छा जी, आगे ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को हम पॉजिटिव लेंगे और क्लॉकवाइज टॉर्क को नेगेटिव लेंगे। तो बेटा इधर मैं बताता चलूँ कि अभी 2021 के अंदर जो अभी बोर्ड के पेपर हुए ना, उनमें एक MCQs आया है कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क की जगह पे उसने पता क्या लिखा? काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क इज, तो अक्सर बच्चे उसको नेगेटिव लगाए हैं। तो बेटा ये नोट कर लें, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क का दूसरा नाम काउंटर क्लॉकवाइज है, तो उसका आंसर पॉजिटिव ही आना है। एंटी क्लॉकवाइज का दूसरा नाम क्या है? काउंटर क्लॉकवाइज। तो जहाँ पे काउंटर क्लॉकवाइज आ जाए आपने समझना ये एंटी क्लॉकवाइज ही है, ठीक हो गया। मिसाल के तौर पर ये एक फ़ैन है आपके सामने, पंखा मैंने बनाया है, ठीक है, ये इसके 3 पर हैं। अब बेटा अगर एक पंखा घूम रहा है ना, तो उसके ऊपर भी एक टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा, 2 कर रहे हैं। कि अगर ये यानी कि वो जो डंडा होता है जिसके साथ पंखा लटका है, वो जो उसका एक्सिस है, कि करंट की वजह से टॉर्क अपवर्ड होगा, टॉर्क बाय करंट, ठीक है, और टॉर्क बाय फ्रिक्शन वो नीचे की तरफ है। तो अगर आप पंखे को देखें ना, मैं आपसे पूछूं कि पंखा क्लॉकवाइज घूमता है या एंटी क्लॉकवाइज? दोनों में ही घूमता है। कैसे बना? अगर आप पंखे की मोशन को नीचे से खड़े होकर देखें ना ज़मीन पे, तो आपको लगेगा कि पंखा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो उसका टॉर्क क्या लेंगे? पॉजिटिव, यानी कि टॉर्क बाय फ्रिक्शन क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। अगर आप छत पे चढ़े और पंखे की मोशन को ऊपर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि पंखा क्लॉकवाइज है, तो उसको क्या लेंगे? नेगेटिव। तो जब इनका सम करेंगे तो वो 0 आ जाएगा, जो कि नल वेक्टर के इक्वल है। तो ये है बेटा सेकंड कंडीशन ऑफ एक्विलिब्रियम, इसको भी नोट कर लें। तो जी बेटा लास्ट में ना सिर्फ 2 डेफिनेशन दी हुई हैं, ज़रा आप तवज्जो करें। एक्विलिब्रियम को ट्रांसलेशनल एक्विलिब्रियम और रोटेशनल एक्विलिब्रियम, इन दोनों की डेफिनेशन है। व्हेन द फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड, जब फर्स्ट कंडीशन पूरी हो रही हो, मसलन सिग्मा F नेट इज इक्वल टू नल वेक्टर, जब फर्स्ट कंडीशन पूरी हो रही हो तो उस वक्त लीनियर एक्सेलरेशन बॉडी का क्या होता है? 0, यानी कि इसको नेट एक्सेलरेशन पढ़ेंगे बेटा, नेट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। अब नो डाउट कि एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसको भी हम नल वेक्टर लिखेंगे, लेकिन मैं इधर सिर्फ स्केलर की टर्म में बात करूंगा, लेकिन आपने लिखना बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब एक बॉडी फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हो तो उस वक्त उसका लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता है? 0, ठीक है। अगर लीनियर एक्सेलरेशन 0 होगा तो मैं कह सकता हूँ कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन साइकिल लॉ F इज इक्वल टू ma, तो इसको A नेट कहते हैं हम, तो इसको F नेट। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट ही चैप्टर में मैं आपको न्यूटन साइकिल लॉ पढ़ाऊंगा एक बिल्कुल नए अंदाज में, तो आपको पता चलेगा कि न्यूटन साइकिल लॉ असल में ये इक्वेशन नहीं होती। तो चैप्टर नंबर 3 में इसका इंतज़ार कीजिएगा। तो क्या होगा? F नेट इज़ इक्वल टू, अब A नेट 0 है ना स्केलर फॉर्म में, तो ये F नेट 0 हो जाएगा। अगर मैं इसकी वेक्टर फॉर्म की बात करूँ, वेक्टर फॉर्म, तो क्या आ गया? F नेट
इज इक्वल टू नल वेक्टर, तो फिर दोनों तरफ एरो आ जाएंगे। तो कहने का मकसद क्या है, अगर एक बॉडी फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, उसका लीनियर एक्सेलरेशन जीरो है, जब उसका लीनियर एक्सेलरेशन जीरो है तो उस पर लगने वाली सारी फोर्सेस का सम भी जीरो है, तो इसका मतलब वो बॉडी ट्रांसलेशनल एक्विलिब्रियम में है। ये सारा ट्रांसलेशनल एक्विलिब्रियम का है। अब थोड़ी सी चेंजिंग के साथ क्या आ जाएगा, रोटेशनल एक्विलिब्रियम। क्या क्या चेंजिंग करेंगे हम, ज़रा बताएं। फर्स्ट कंडीशन की जगह पे हम क्या लिख देंगे, व्हेन द सेकंड कंडीशन इज सेटिस्फाइड। लीनियर एक्सेलरेशन की जगह पे क्या लिख देंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन। जब सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है और बॉडी का एंगुलर एक्सेलरेशन, अब ए की जगह पे क्या आ जाएगा, अल्फा। ए की जगह पे क्या आ जाएगा, अल्फा। एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से ज़ाहिर करते हैं, तो दोनों तरफ आ जाएंगे। अब जब अल्फा ज़ीरो है, वेक्टर फॉर्म मैंने लिख दिया, अब स्केलर फॉर्म ज़रा देख लें। अब ये होता है ना एफ इजिकल टू एम में न्यूटन साइकिल लॉ, यही न्यूटन साइकिल लॉ अगर हम बात करें एंगुलर फॉर्म में तो इसको कहते हैं टॉ इजिकल टू आई अल्फ़ा, तो इसको अल्फ़ा नेट टॉ नेट। तो जब अल्फ़ा नेट ज़ीरो है, एंगुलर एक्सेलरेशन ज़ीरो है, तो टॉ नेट भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो इसकी वेक्टर फॉर्म क्या आ जाएगी, टॉ नेट इज इक्वल टू नल वेक्टर। तो ये वही है जो सेकंड कंडीशन है। तो आपने देखा ना कि ये इसको कहते हैं रोटेशनल एक्विलिब्रियम। ठीक है बेटा, तो ये तो थी फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड, इसके एंड पे एक कॉन्करेंट फोर्सेस की डेफिनेशन भी आपकी बुक में लिखी है इसी के। तो बेटा वही बात मैंने आपको बताई जिस तरह पहले कि कोप्लेनर फोर्सेस, ठीक है, और कॉन्करेंट फोर्सेस, कोलिनियर, ठीक है, और इस तरह की दो चार टाइप्स और भी हैं। उसके लिए मैंने एक अलग छोटा सा लेक्चर बनाया है सिर्फ डेफिनेशनों का, उसको आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा। तो बेटा अगर नोट कीजिएगा, अगर आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और उस प्रॉब्लम में एक से ज़्यादा बॉडीज़ एक्विलिब्रियम की हालत में है, एक प्रॉब्लम आ गया आपको, यानी कि कोई न्यूमेरिकल आ गया, उस न्यूमेरिकल में एक से ज़्यादा बॉडीज़ एक्विलिब्रियम की हालत में हैं, याद रखिएगा अगर एक से ज़्यादा बॉडीज़ एक्विलिब्रियम की हालत में हों तो आपने एक वक्त में एक ही बॉडी पर कंडीशंस ऑफ एक्विलिब्रियम अप्लाई करनी है। यानी कि अगर चार बॉडीज़ हैं तो चारों पर भैया का वक्त नहीं करनी, एक वक्त में एक पर, एक वक्त में एक पर। तो एक वक्त में एट अ टाइम एक ही बॉडी पे के ऊपर कंडीशंस ऑफ एक्विलिब्रियम अप्लाई होंगी अगर एक से ज़्यादा बॉडीज़ एक्विलिब्रियम की हालत में है किसी न्यूमेरिकल में। तो ये बात थोड़ा सा ज़हन में रखिएगा। तो ये बेटा आज का जनरल सा लेक्चर था, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 ख़त्म हो गया है। हाँ, कुछ बेसिक लेवल पे ना स्टेट्स ऑफ एक्विलिब्रियम है और सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उसका मैं कोशिश करूँगा एक अलग लेक्चर बना दूँ, क्योंकि वो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। चैप्टर 2 हमारा ख़त्म हो चुका है। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और स्टेट्स ऑफ एक्विलिब्रियम, जिसमें स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल एक्विलिब्रियम, वो मैं 10-15 मिनट का ना एक छोटा सा डेफिनेशनों में आपको समझा दूंगा। वो भी आपके बेसिक लेवल पे काम ज़रूर आएगा। ठीक है, वो मैंने इसलिए इसके साथ इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि वो आपके फर्स्ट ईयर के सिलेबस में नहीं है। तो वो एक मालूमाती लेक्चर हम अलग बना देंगे इंशाल्लाह। अब इसके एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल लेके आएंगे। तो आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर देते रहें कमेंट सेक्शन में, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तब तक अपना ख्याल रखें। मुबशर अहमद को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।